नमस्कार, आप देख रहे हैं एसीपी नेटवर्क और स्वागत है आपका हमारे आज के कार्यक्रम आम बजट पर खास चर्चा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बजट को पेश हुए 24 घंटे हो चुके हैं। कल निर्मला सीतारमण ने ठीक 11 बजे संसद में अपना चौथा बजट पेश किया। बजट के पेश होते ही विपक्षों ने इस बजट को लेकर तंज कसने शुरू कर दिए। तो आइए जानते हैं कि इस बजट में क्या आम रहा, क्या खास रहा। और इस बजट पर, इस चर्चा पर हमारे साथ मौजूद हैं आरएफ पीजी कॉलेज से कॉमर्स डिपार्टमेंट से मिसेज आस्था गुप्ता मैम, और दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पंकज चौधरी सर। तो पहले नंबर पर सर आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो मैम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही होगा कि इस बार के जो बजट में टैक्स पेयर जो थे उनको बहुत उम्मीदें थी कि क्या पता कि इसमें टैक्स स्लैब में कुछ चेंजेस किए जाएंगे, तो उनको लेके क्या कुछ रियायतें दी गई हैं या नहीं दी गई हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए। मैं ये बताना चाहूँगी कि इस बार टैक्स स्लैब में आम आदमी को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। 2 साल से लोगों की आमदनी इतनी ज़्यादा बढ़ी नहीं है, कंपैरेटिवली कम ही हुई है। तो लोग सोच रहे थे कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा सा टैक्स स्लैब में शायद ध्यान रखा जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ भी चेंज नहीं किया। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो हमारा टैक्स स्लैब चल रहा था वो एज इट इज़ सेम ही रखा है, बिल्कुल वैसा ही रखा है जैसा कि पहले चल रहा था। हमारे पास 2 ही ऑप्शंस हैं। पहले टैक्स स्लैब जैसे हमारे पास ही पे करने के लिए, चाहे तो आप डिडक्शंस के साथ यूज़ करिए या फिर नए वाली जिसमें टैक्स स्लैब्स यूज़ नहीं करने हैं वो ही आप यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ नो चेंज। तो मैम, एक ये है कि ITR है, इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर इन्होंने एक दिया है कि हम जो 2 साल की गड़बड़ी हुई है उसको दोबारा से अपडेट कर सकते हैं। क्या इससे लोगों को राहत मिली है? जी बिल्कुल, ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहले क्या था, रिवाइज रिटर्न जिसे अपडेटेड रिटर्न भी वो लोग बोल रहे हैं, उसमें आप 1 ईयर तक अपनी रिटर्न रिवाइज कर सकते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने बढ़ाकर इसका टाइम 2 साल कर दिया है। इसमें क्या है कि अगर आप 1 साल के में विद इन 1 ईयर ही अगर आप उसको रिटर्न को रिवाइज करते हैं, आपकी कुछ चीज़ें रह गई थी और आपने खुद ही बता दी गवर्नमेंट को कि मेरी ये चीज़ें रह गई थी, इनकम बतानी उन्होंने ठीक समझा, तो उस केस में 25% एडिशनल टैक्स पे करके वो उसको रिवाइज कर सकते हैं, साथ में पेनल्टी भी चार्ज हो जाती है। और अगर आपका वो विद इन 2 ईयर, जैसे उन्होंने 2 साल का टाइम दिया है, तो 2 साल तक भी आप वो कर पाएंगे, लेकिन उसमें 50% एडिशनल टैक्स लगेगा। मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि इससे पहले क्या होता था कि अगर आप 1 साल के बाद कोई अपना, जैसे इन्होंने 2 साल का टाइम दिया है ना, तो पहले वो 1 साल था, तो 1 साल के बाद अगर आप अपनी रिटर्न में या अपनी नॉर्मली इनकम में बताते थे कि मेरा ये टैक्स मेरी ये इनकम रह गई, तो उस केस में सेक्शन 115 के अंडर, 115BBE के अंडर इवन, वहाँ पर क्या होता था, आपको बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ टैक्स प्लस पेनल्टी पे करनी पड़ती थी। उससे अगर अब आप वो रिवाइज रिटर्न की बात करोगे ना, तो आपका टैक्स का अमाउंट कम हो गया है। तो इसमें निश्चित तौर पर, और मैम, स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करें तो उसमें भी कुछ चेंजेस नहीं किए हैं इस बार। नहीं। तो यानी कि जो टैक्स पेयर है उनको इस बार कोई भी उनके लिए खुशखबरी नहीं आई है। तो वही सर, मैं आपके लिए दूसरा सवाल पेश करती हूँ कि जैसे कोरोना काल देखे हम, कोरोना काल में लाखों लोग बेरोजगार हो गए, तो उसी के चलते अब ये मेक इन इंडिया के तहत, आत्मनिर्भर के तहत 60 लाख 13 लाख नई नौकरियां दी जा रही हैं जो बेरोजगारों को। तो क्या ये सफिशिएंट है? इतनी हमारे जो बेरोजगार भारत में है, सफिशिएंट है क्या सर इतनी वैकेंसीज? देखिए, सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने जो पुश करना चाह रही है वो इंडिया को क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं और सेल्फ रिलायंट इंडिया, मतलब आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। ये उसको पुश करने की एक नीति है कि गवर्नमेंट चाहती है कि घरेलू कंपनियां या बाहर से कंपनियां भारत में आके जो है प्रोडक्शन करें, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर बनता है तो सबसे ज्यादा नौकरियां जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आएंगी, इसलिए उन्होंने 60 लाख का जो है टारगेट दिया है। हालांकि ये सफिशिएंट नहीं है। पहले तो एक बात और कहना चाहूंगा कि निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि पूरे वर्ल्ड में ही कहें बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो ये उनका सवाल जो है उसका आंसर जो है वो गलत था। कि हम क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है नौकरियां तो मिलेंगी, लेकिन हमें अपने युवा को सबसे पहले स्किल्ड बनाना होगा, तभी ये रोजगार 60 लाख या 16 लाख भी तभी पैदा हो सकते हैं जब वो स्किल्ड होंगे, क्योंकि कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तभी हायर करेगा जब आपके अंदर कोई स्किल होगी। सर, जैसे अब वैकेंसीज तो निकाली जाती हैं, अभी अब ये बिहार में जो रेलवे का मुद्दा हुआ है, तो सर उसको लेके कहेंगे वैकेंसीज निकाली जाती हैं, फिर धांधली वगैरह एग्जाम्स में होती हैं, तो सर उसमें कहीं ना कहीं जो पढ़ लिख के भी जो युवा है वो सोचता है कि ये सब होता है तो क्या ही करना है रोजगार में। तो इसके लिए गवर्नमेंट को एक इंडिपेंडेंट एजेंसी चाहिए कि गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर, जैसे रेलवे बोर्ड है या अदर बोर्ड है, उसके थ्रू एग्जाम कंडक्ट नहीं कराए। इसके लिए एक सेपरेट, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी होगी, तभी ये एग्जाम क्या है सक्सेसफुल हो सकते हैं, अदरवाइज यही धांधली जो है चलती रहेंगी इनके अंदर।
तो मैम जैसे कि करें कि नेशनल पेंशन स्कीम लाई गई है कि जिसमें जो सरकार अब राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार भी इसमें टैक्स ले पाएंगी, तो इससे लोगों कर्मचारी हैं उनके लिए क्या हुआ है, क्या हेल्पफुल हुई है या क्या हुआ है उनके लिए? जी हाँ, एनपीएस जो हमारी है उसमें क्या होता है कि नेशनल पेंशन स्कीम, जब हमारी सैलरी हमें मिलती है सरकार से तो उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन हमारा रहता है और कुछ कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का रहता है। तो पहले क्या था, 14% कंट्रीब्यूशन हमारी सैलरी से कट होता था और 10% गवर्नमेंट से होता था स्टेट एम्प्लॉयज़ के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट में 14% हमारा होता था, तो 14% सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी। अब स्टेट में भी उन्होंने 14% गवर्नमेंट का कर दिया है, तो निश्चित तौर पर इससे एम्प्लॉय को बेनिफिट हुआ है क्योंकि इस पर टैक्स कंपैरेटिवली नहीं चार्ज होता है, उसकी डिडक्शन मिल जाती है। तो 10 से 14 बड़ा है तो वो हमें ही बेनिफिट हुआ है 4% का। तो ये हमारे लोगों को कर्मचारियों को राहत मिली है। तो सर जैसे कि बात करें एजुकेशन की, कोरोना काल में जो चीज सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई है वो बच्चों की स्टडी हुई है, बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो अब इसके चलते जो इस बजट में क्या किया गया, डिजिटल यूनिवर्सिटीज लाई जा रही हैं, 1 क्लास 1 चैनल की और फोकस किया जा रहा है, तो ये बच्चों के लिए कितनी बेनिफिट होने वाली है सर? देखिए, सबसे पहले तो गवर्नमेंट को डिजिटल यूनिवर्सिटी हम इस स्टेप का वेलकम करते हैं, लेकिन सबसे पहले उसके लिए गवर्नमेंट को क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा आईसीटी के लिए, क्योंकि अभी आप देखते हैं कि हम नेट चलाते हैं, बैंडविड्थ नहीं है। हाँ जी सर। तो इसके लिए सबसे पहले गवर्नमेंट ग्राउंड लेवल पे काम करे कि प्रॉब्लम क्या है बैंडविड्थ के साथ है, और गवर्नमेंट कह रही है अभी हम इसको 212 चैनल से 200 चैनल करेंगे, तो हम जो एग्जिस्टिंग चैनल है उसको ही हमारे जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है वो देख ही नहीं रहे हैं। किसी को पता भी नहीं है कि स्वयं प्रभा नाम से कोई चैनल है जिसपे क्या है लेक्चर डिलीवर होते हैं। तो सबसे पहले एक अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट करना होगा, आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, तभी हम कह सकते हैं कि डिजिटल यूनिवर्सिटीज जो है वो सक्सेसफुल होंगी। और सर कहीं ना कहीं इसको लेके टीचर्स को भी ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज टीचर्स के लिए भी नहीं है। टीचर की कैपेसिटी बिल्डिंग भी जरूरी है हाँ जी। कि किस तरह से हम ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करें, किस तरह से हम अपने लेक्चर को ऑनलाइन रिकॉर्डिंग की, क्योंकि आज की डेट में खाली सिंक्रोनियस लर्निंग नहीं है, एसिंक्रोनियस लर्निंग है। एसिंक्रोनियस का मीन्स है कि जो स्लो लर्नर है वो भी सेल्फ पेस्ड, कि अपने आप जो है लेक्चर को घर बैठ के देख सकता है अगर उसको लाइव लेक्चर में समझ नहीं आया है। तो ये जरूरी है कि हम अपने टीचर को इस तरह से ट्रेन करें कि किस तरह से स्लो लर्नर्स हैं, वीक लर्नर्स हैं, उनके लिए कैसे लेक्चर के हैं तो प्रिपेयर। सर जैसे ये ऑनलाइन स्टडी शुरू की जा रही है, जैसे अब ऑनलाइन से हम देखें कि इसका एक डिसएडवांटेज भी है, बच्चों की मेंटल हेल्थ, आइज प्रॉब्लम, सर ये फिर अराइज नहीं होगी इस हाँ, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने अपने हेल्थ प्रोग्राम के अंदर दिया है कि कोरोना पीरियड के अंदर या फिर जैसे भी बच्चे की मेंटल हेल्थ के अगर वो सफर कर रही है तो उसके लिए गवर्नमेंट एक नेशनल मेंटल हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम भी क्या स्टार्ट करने जा रही है। तो उसके लिए भी तो पहले अवेयरनेस चाहिए कि कितनी देर हम यूज करें, कि अगर हम 45 मिनट्स का लेक्चर अगर बना रहे हैं तो अगर आप उसकी इफेक्टिव अगर मतलब लोग जो उसको व्यू करते हैं, उसको जो देखते हैं, स्किप कर करके मैक्सिमम 16 मिनट, जो मैंने ऑब्जर्व किया, मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये कि 16 मिनट से ज्यादा आप कोई भी लेक्चर नहीं देख सकते हैं। ओके सर। ठीक है, उसके बाद फटीग होना, मतलब आईज में या तो स्ट्रेन पड़ता है या फिर हम बंद कर देते हैं, या फिर हम लोग क्या है बॉर्डम फील करते हैं तो उसको बंद कर देते हैं। तो 45 मिनट का अगर लेक्चर रिकॉर्ड किया तो मैक्सिमम मैंने देखा जो विजिबिलिटी जो लोग देख रहे हैं उसको वो 16 मिनट्स के ज्यादा नहीं देख रहे। तो ये तो वही बात हुई कि प्रॉब्लम भी लेकर आए, उसके साथ ही उसका सोल्यूशन भी लेके आए। अगर एक तरफ ऑनलाइन स्टडी लेकर आ रहे हैं तो उससे होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं तो उनको भी सॉर्ट आउट करने के लिए मेंटल हेल्थ सेंटर खोले जा रहे हैं। इसमें एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगी, जैसे आपने डिजिटल यूनिवर्सिटी बोला, तो बच्चे आजकल चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो इतना ज़्यादा अभी सीरियसली नहीं ले रहे हैं, जबकि इस चीज़ को 2 साल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 2 साल से हमारी ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही हैं। बच्चों की प्रेफरेंस अभी भी ये रहती है कि ऑनलाइन क्लास चल रही है। छोटे से छोटे बच्चे, फर्स्ट क्लास के बच्चों को मैंने देखा है, वो लेक्चर ऑन करेंगे, म्यूट करेंगे और वहाँ से गायब हो जाएंगे। और यही चीज़ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो उनको ये ज़रूर समझना होगा कि आगे आने वाला टाइम अदरवाइज बिना कोरोना के भी यही है, उनको टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट होना पड़ेगा और इसको सीरियस लेना चाहिए उन्हें, कि हमारा ये हमें एजुकेशन दे रहे हैं, हमें एक यू कैन से कि एक बहुत लग्जरी मिल रही है, एक बहुत अच्छा चांस मिल रहा है कि घर बैठे हम इतनी नॉलेज दूर से दूर, यूनिवर्सिटीज़ आप लगा लीजिए, कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी है, उनके लेक्चरर्स को भी कहाँ आप यहाँ सुनते। और हम अगर अपनी बात करें फिजिकली, हमें लाइफ में कितने चांस मिलते हैं कि आप एक यूएस के प्रोफेसर को सुने, एक यूके के प्रोफेसर को सुने, नहीं, बट राइट नाउ एवरीथिंग इज अवेलेबल।
तो उसका जितना ज़्यादा हो सके युवा को, बच्चों को बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैम जैसे आपने इसकी बात करी, लेकिन वही अगर बच्चे अगर देखें तो वहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात है, तो इसका क्या निकालना चाहिए? ये सर ने बिल्कुल ठीक बात बोली है कि जो भी चीज़ होंगी सबसे पहले हमें अपनी बैंडविड्थ है, स्पीड है, उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जैसे सर ने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो बहुत ज़रूरी है। अब ऑनलाइन हम बोल रहे हैं, मैंने भी आपको बोला कि कर रहे हैं, लेकिन अब आधे स्टूडेंट्स या बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रूरल एरिया से आते हैं और उनके पास फ़ोन नहीं है प्रॉपर, उनके पेरेंट्स के पास फ़ोन नहीं है, लैपटॉप्स नहीं है। और वही बात इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट आईज, तो वहाँ पर हम फ़ोन से बेटर है लैपटॉप यूज़ करें, टैब्स यूज़ करें, क्योंकि उनकी स्क्रीन कंपैरेटिवली बड़ी होती है। तो गवर्नमेंट को वो इंसेंटिव्स भी अब धीरे धीरे से अपडेट करने चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ इसमें, जो मैंने अभी 20 डेज पहले या 1 मंथ पहले सुना। यूएस में एक मेरी नीज है, लाइक 7 ईयर्स का एक बच्चा है जो स्कूल जा रहा है। उसकी एजुकेशन टोटल +2 तक फ्री है वहाँ के जो पब्लिक स्कूल्स हैं उसमें, ठीक है। दूसरी बात, जो भी उसका चाहे उसका टैबलेट है, चाहे उसका टैबलेट ही लगा लीजिए, तो अगर उसके पास टैबलेट नहीं है तो स्कूल विल प्रोवाइड हर अ लैपटॉप और अ टैबलेट फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट चार्जिंग एनीथिंग। तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। अगर स्कूल आपको देना लगेगा तो पहले पैसे लेगा आपसे, तो आप सोचोगे इससे बेटर हम अपना ले लें। तो गवर्नमेंट को वो चीज़ें भी लेकर आनी पड़ेंगी इनके साथ साथ कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर हो। तो जैसे आपने बताया कि ये सब चीजें प्रोवाइड करवानी चाहिए ऑनलाइन स्टडी के लिए, तो ये जो शिक्षा का बजट है इस बार 1 लाख करोड़ के आसपास का बजट इस बार रखा गया है, तो इनसे किन किन चीजों को मेनली कवर किया गया है? डिजिटल यूनिवर्सिटी, गेमिंग वगैरह, विजुअलाइजेशन पर फोकस किया गया है। हाँ, तो यही सब चीज़ें उन्होंने इसमें कवर की हैं कि अगर हमें ऑनलाइन एजुकेशन देनी है, और सिर्फ उनको नहीं, जो अच्छे या प्राइवेट स्कूल्स है उनकी हम बात करें, ग्राउंड रूट लेवल तक हर एक बच्चा उसका बेनिफिट ले पाए उसके लिए उन्होंने फोकस किया। इसीलिए इस साल बजट थोड़ा सा और ज़्यादा है एजुकेशन का। और मैम जो ये क्रिप्टो करेंसी है, अभी कुछ महीने पहले विवादों में चल रही थी, कहीं ना कहीं इस पे पूरी तरह से बैन लगाने की बात भी कही थी, लेकिन अब वही दूसरी तरफ सरकार इस पर 30% टैक्स वसूलना चाहती है सर। जी हाँ, अभी थोड़े दिन पहले इंडिया में बोला जाता था, गवर्नमेंट ने ही ये बात बोली, सरकार ने बोला कि नहीं, हम इसके लिए कोई गारंटी नहीं लेते हैं अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन अब सरकार ने इस बजट में ये कहा है कि हम आने वाले टाइम में अपनी खुद की भारत एक करेंसी लेकर आ रहा है, और उसका नाम क्रिप्टो करेंसी ना होकर डिजिटल करेंसी वो लोग इसको बोल रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जब आप इसको बेचेंगे, सेल करेंगे, तो उससे जो भी आपको इनकम होगी उसके ऊपर 30% फ्लैट रेट से आपको टैक्स देना है, और जो भी उसकी सेल परचेज होगी उन ट्रांजैक्शंस पर, ट्रांसफर्स पर 1% टीडीएस कट होगा। और साथ में उन्होंने ये ज़रूर बोला है कि इनके ऊपर अगर आपको कोई लॉस होता है, वो लॉस कहीं से भी सेट ऑफ नहीं होगा। नॉर्मल इनकम सेट ऑफ हो जाती है, नॉर्मल लॉसेस सेट ऑफ हो जाते हैं, बट इसका लॉस सेट ऑफ नहीं होगा। तो सर जैसे कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें कि इसको अब कम किया गया है, वहीं अगर आम लोगों को कोई रियायत नहीं दी है, लेकिन ये इस बजट में कॉर्पोरेट सेक्टर को बहुत ध्यान में रखते हैं, इनके बजट को कम किया गया, वहीं सरचार्ज भी 12 से 7 कर दिया गया है। तो ये सर वो इसलिए है कि कंपनीज को प्रमोट करना है। अभी तक हम क्या करते थे, हमारा जो बिजनेस स्ट्रक्चर था या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो या तो सोल प्रोप्राइटरशिप थी, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज थी, या पार्टनरशिप फर्म थी। तो उसमें क्या है, लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, जिसके पास गवर्नमेंट के पास कोई डेटा नहीं आता, या फिर वो टैक्स क्या है चोरी कर लेते हैं। तो 2013 के अंदर गवर्नमेंट ने कंपनी लॉ 2013 जब इशू किया, उस कंपनीज एक्ट के अंदर एक नया क्लॉज आया था, ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। तो गवर्नमेंट चाह रही है जो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, माइक्रो का मीन छोटे छोटे, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो वो भी क्या करें, नॉट एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब एकल स्वामित्व ना स्टार्ट करके एज ए कंपनी के हैं उसको स्टार्ट करें, और वो मेक इन इंडिया के साथ इसको क्या करना है, अलाइन करना है कि चाहे आप माइक्रो एंटरप्राइज बना रहे हैं, चाहे 1 पर्सन कंपनी बना रहे हैं, अगर वो कॉर्पोरेट सेक्टर होगा तो उसका मतलब फॉरेन में अगर हम जाते हैं रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो एज ए कंपनी ही होता है। कि अगर फॉरेन से कोई कंपनी यहाँ आ रही है या वहां से वहां जा रही है, तो गवर्नमेंट चाह रही है कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हम सबको प्रोवाइड करें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात भी इसमें कही गई है कि गवर्नमेंट मीडियम, स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस को प्रमोट करना चाह रही है। तो जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं वो भी गवर्नमेंट अब क्या है अपने अंडर ले रही है। पहले आईसीआई फ्रेम कर रहा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बट इंड एस जो है वो फ्रेम किया सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो उनके साथ सब चीज़ों को अलाइन करते हुए कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां क्या एस्टेब्लिश हों, सारी जितनी भी कंप्लायंसेस हैं वो क्या करें, फॉलो करें, गवर्नमेंट के पास उनकी प्रॉपर डिटेल हो। इसलिए गवर्नमेंट इनको क्या है आगे बढ़ाने के लिए इनके टैक्स रेट को क्या है कम कर रही है। मैम जैसे अगर बात करें डाकघर हैं, लगभग 1.5 लाख डाकघरों को बैंकों से लिंक कर दिया गया है, तो इससे नेट बैंकिंग, कोर बैंकिंग शुरू की जा रही है, तो ये
कितनी राहत देने वाली है लोगों ये को? बहुत ही अच्छी पहल है गवर्नमेंट की, जो उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ पर जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं, डाकघर हैं, 1.5 लाख करीब डाकघर उन्होंने बोला है जो बैंक से लिंक करेंगे। इससे सबसे अच्छी चीज़ तो ये होगी जो लोग दूर दराज एरिया में रहते हैं, रूरल एरियाज में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, वो कई बार क्या सोचते हैं कि उनका खाता डाकघर में चल रहा है, वो बैंक की इतनी ज़्यादा सर्विसेज से अवेयर नहीं होते हैं। जब वो लिंक कर दिया जाएगा तो वो अपनी वो वाली ट्रांजेक्शन्स, आप ये लगा लीजिए कोई पर्सन ने बाहर से कोई पैसा भेजा है उनके किसी बच्चे ने, रिलेटिव ने, या फिर आप यहाँ की भी कुछ सर्विसेज लगा लीजिए जो बैंक दे रहा है बट डाकघर नहीं दे रहा है, वो सब सर्विसेज उनको वहां पर मिलेंगी। और जैसे हम कहते हैं ना ट्रांसपेरेंसी, हाँ जी। कि जैसे हम कहते हैं कि आप एक अपना आधार कार्ड का नंबर डालते हैं, आधार नंबर डालते हैं या अपना पैन नंबर डालते हैं, तो उससे बहुत सारी डिटेल आपके सामने आ जाती है। तो वो जब लिंक हो जाएगा तो ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। तो इसमें बेनिफिट दोनों है, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी और दूसरा ये भी जो लोग डाकघर की सुविधाएं ज़्यादा यूज़ करते हैं वो बैंक से जब कनेक्ट हो जाएगा तो बैंकिंग सर्विसेज भी अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो एक बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। और सर जैसे 5G टेक्नोलॉजी भी लेके आने का बजट में दावा किया गया है, लेकिन मैं बात करूंगी कि अभी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नेटवर्क प्रॉब्लम ही बहुत ज़्यादा होती है। गांव वगैरह की बात करें तो ये क्या फ़ायदा है 5G टेक्नोलॉजी का? पहले सभी में इक्वल करने की बात करनी चाहिए थी गवर्नमेंट को। बिल्कुल, मैंने अभी आपको जैसे पहले बताया कि इसके लिए गवर्नमेंट को एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, हालांकि गवर्नमेंट चाह रही है गांवों में भी, इसके लिए भारत ऑप्टिकल फाइबर के नाम से गवर्नमेंट ने एक योजना स्टार्ट की है कि पूरे इंडिया में, नॉट एट इंडिया और इवन एट इंटरनेशनल लेवल, की हमारी जो ISD पहले लगता था, हम वहाँ तक अपना क्या ऑप्टिकल फाइबर लगा दें, जिससे हमें अलग से टेलीकम्युनिकेशन लाइंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटरनेट के थ्रू या वीडियो कॉलिंग के थ्रू या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि पहले गवर्नमेंट क्या करे, जो भी तारों का जाल है, जो भी ऑप्टिकल फाइबर गवर्नमेंट को बिछानी है, पहले वो बिछाएं। और 5G स्पेक्ट्रम की जहाँ बात है, ये पिछले 2 साल से चल रहा है, कोई कंपनी नहीं लेके आ रही, क्योंकि स्पेक्ट्रम की जो बोली है वही बहुत ज्यादा है, जो उसका बेस प्राइस है ट्राई ने जो रखा है वो सबसे ज्यादा, इसलिए कोई भी नहीं लगा रहा, चाहे वो एयरटेल हो चाहे वो जियो हो, कोई भी नहीं लेना चाह रहा। सर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में अभी 19 जनवरी से लॉन्च हुई है, लेकिन उसकी डिसएडवांटेजेस भी बहुत ज्यादा निकल के आ रहे हैं सामने। डिसएडवांटेजेस तो सिर्फ यही रहेंगे कि थोड़ा रेडिएशन हाँ जी, ज्यादा होगा। radiation रेडिएशन problem। अगर आपका ज्यादा रहेगा तो उससे डिसीजेस जैसे कैंसर है वो इंक्रीज होगा। दूसरे हमारे ये जो बर्ड्स हैं, जैसे आप देखते हैं अभी कौवा दिखता ही नहीं है, स्पैरोज दिखती नहीं है आपको, उसकी वजह यही है कि जितना ज्यादा रेडिएशन होगा तो वो रहेंगे कहाँ, बैठेंगे कहाँ, तो ये प्रॉब्लम है। तो 5G स्पेक्ट्रम के लिए गवर्नमेंट को एक एनवायरनमेंट पहले क्रिएट करना चाहिए, उसके बाद 5G, क्योंकि हमने जब 3G में देखा, 3G के अंदर स्कैम भी हुआ कि 3G के अंदर भी गवर्नमेंट के पास आज भी अगर आप 4G चला रहे हैं, वो इक्विवेलेंट टू स्पीड जो आ रही है वो 3G आ रही है, तो अगर हम 5G चलाएंगे तो वो भी इक्विवेलेंट टू 4G और 3G आ जाएगा। तो पहले एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें, कॉन्फिडेंस बिल्ड करें कंपनीज के अंदर भी कि गवर्नमेंट आपके लिए क्या लेके आ रही है, तब आप 5G स्पेक्ट्रम स्टार्ट करें। सो वहीं अगर ये नॉन ब्लेंडेड फ्यूल की बात करी जाए तो इसमें 2 रुपए बढ़ा दिया, तो इसका पेट्रोल और डीजल में आने वाले टाइम में क्या पेट्रोल एंड डीजल महंगा हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको हम यूज करें। रिन्यूएबल जैसे एथेनॉल से गवर्नमेंट चाह रही है पेट्रोल बने, एथेनॉल से ही गवर्नमेंट चाहती है डीजल बने, तो एथेनॉल से रिलेटेड जो भी आपके फ्यूल हैं वो हम अपनी व्हीकल्स में क्या यूज करें, उसको प्रमोट करने के लिए। और क्योंकि डीजल से ही हमारा क्लाइमेट पे सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है। और दूसरी बात है कि इंडिया ने जो UN के SDG हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उनको भी अलाइन करना। जब स्विट्जरलैंड के अंदर जिनेवा में क्लाइमेट चेंज समिट हुआ था, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी बोल के आए थे कि हम लोग जितने भी हम अपने कार्बन को क्या करेंगे, कम करेंगे, जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को कम करेंगे। तो वो कैसे होगी कि पेपरलेस इकोनॉमी बनाना, कि ज्यादा से ज्यादा हम इलेक्ट्रॉनिक, डीजल के कंजम्पशन को हम कम करेंगे, क्योंकि डीजल से सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है। ग्लेशियर वगैरह आप देख रहे हैं मेल्ट हो रहे हैं, तो वहां पे प्रधानमंत्री जी ने बोला जितना होगा हम ई व्हीकल्स को प्रमोट करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी को प्रमोट करेंगे, इसी तरह एथेनॉल से जो भी फ्यूल बनता है उसको हम अपने व्हीकल्स के अंदर क्या यूज करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट चाह रही है कि हम लोग पेट्रोल डीजल पे अपनी, क्योंकि सारे का सारा इंपोर्ट हो रहा है। लेकिन सर अभी की बात करें तो अभी लेकिन भारत में जो 50% से ज्यादा का जो पेट्रोल और डीजल में ना नॉन ब्लेंडिंग यूज हो रहा है, तो वो उसको मैनेज कैसे करेगी सरकार एकदम से, जब इन्होंने ये कर दिया है? तो नहीं, सिर्फ महंगा किया, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, हाँ जी, वो महंगा नहीं, एक्साइज ड्यूटी से प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होगी तो प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो इससे होगा क्या कि जैसे बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी भी गवर्नमेंट ने दे दी कि आपकी बैटरी अगर खत्म हो जाती है, लॉन्ग रूट पे अगर आप जा रहे हैं तो बीच में तो चेंजिंग का, स्वैपिंग का आपको दे दिया। वो इसीलिए दिया कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या है ई व्हीकल पे आ जाएं, रादर देन डीजल या पेट्रोल को क्या है यूज करें। तो मैम जैसे कि बात करें हमारा जो बजट होता है वो 3 टाइप्स का होता है, सरप्लस,
बैलेंस और डेफिसिट, तो जो हमारा भारत का बजट आ रहा है वो किस टाइप का आ रहा है इनमें से? जी देखिए, जिस हिसाब से इन्होंने आप ये लगा लीजिए कि काफ़ी चीज़ों पर अपना बजट का जो अमाउंट था वो बढ़ाया है, चाहे वो रेलवे बजट है, रक्षा बजट के बारे में हम अगर बोले तो रक्षा बजट पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसे बढ़ाए हैं पहले के कंपैरेटिवली, या फिर आप लगा लीजिए आप एजुकेशन बजट की बात कर रहे हैं। लेकिन ये हमारी आज की ज़रूरत है, नीड ऑफ द आवर जिसे आप बोलते हैं, ये वो है, क्योंकि ये आने वाला टाइम कोरोना काल चल रहा था और अभी नहीं पता हमें कितना बेटर होने वाला है, तो उसके लिए ज़रूरतें हैं, हमें करना होगा। तो एक ओवरऑल बैलेंस ही है बजट, क्योंकि जहाँ पर ज़रूरतें हैं वहाँ पर उन्होंने लगाया है पैसा, और वो ज़रूरत है भी है कि वहाँ पर लगाना पड़ेगा। सर कुछ शायद ऐड करना चाह रहे हैं। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि इंडिया में जो बजट बनता है वो डेफिसिट बजट ही होता है। Deficit- सिर्फ डेफिसिट बजट पिछले होता कुछ है। सालों से डेब्ट deficit नहीं, पिछले कुछ सालों से नहीं बनता ही। हाँ, deficit deficit ही है, deficit deficit ही आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं फिजिकल डेफिसिट जो है वो एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है। अगर आप 2021 में जो पहला कोरोना पीरियड था उसके अंदर आप देखेंगे जो गवर्नमेंट चाह रही थी कि 4 से नीचे आ जाए। फिजिकल डेफिसिट का मीन्स होता है कि जब गवर्नमेंट के पब्लिक एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं बट जो रिसीट है गवर्नमेंट की, चाहे वो कैपिटल नेचर की है चाहे वो आपकी रिवेन्यू नेचर की है, वो कम है। अभी आप देख रहे हैं अगर गवर्नमेंट ने बजट दिया, गवर्नमेंट चाह रही है कि हमारी जो रिसीट होंगी वो 27.36 लाख करोड़ के अराउंड है, और जो हमारा बजट जो हम खर्च करेंगे वो 30 लाख करोड़ से ऊपर है। तो बैलेंस जो होगा वो बोरोइंग्स हो जाएंगे, मतलब लोन लेने पड़ेंगे उस डेफिसिट के लिए। डेफिसिट घटा होता है। सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो सरप्लस, अमेरिका जैसे है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, वो बनाती है सरप्लस बजट। हमारा हमेशा डेफिसिट बजट रहेगा। और इस बार का भी फोरकास्ट आप 22-23 का देखेंगे तो 6.9% जीडीपी का जो है वो डेफिसिट जो है प्रोविजन किया गया है। जीडीपी जो बढ़ने के चांसेस लगाए वो जस्ट फोरकास्टिंग है, वो फोरकास्टिंग है, कंजर्वेटिव फोरकास्ट हम उसको कह सकते हैं। उन्होंने काफी ज्यादा Not- फोरकास्ट किया है। हाँ। इवन जीडीपी की बहुत ज्यादा बढ़ेगा, इतना ऑब्वियसली क्योंकि- नहीं है, नहीं लेकिन बढ़ेगा। उम्मीद है, जैसे कि इन्होंने बोला विकास बजट इस बार बोला है उन्होंने। तो हालांकि गवर्नमेंट जैसे एजुकेशन पे चाह रही है कि 6% ऑफ जीडीपी हम लोग के यहाँ खर्च करने वाले हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल कि 1984 से भी आप देख लें मैक्सिमम 3.3 और 3% ही खर्च हो रहा, क्योंकि जब तक जीडीपी हमारे पास आएगा ही नहीं, इनकम होगी नहीं, तो आप कैसे एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे कैसे खर्च करेंगे। तो सर जैसे इन्होंने वोकल फॉर लोकल की भी चलाई है, तो लेकिन अगर विदेशों से जो आने वाली मशीन्स हैं उनको उन पर इन्होंने टैक्स एक्साइज ड्यूटी कम की है, तो सर वो क्यों किया है? क्योंकि वो वहां से वो सिर्फ उनके लिए कम की है। जैसे अभी हम पानीपत, हमारा क्या है टेक्सटाइल हब है, तो इन्होंने बोला सिर्फ जो मशीन्स इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होती हैं उस पे हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, वो आप टैक्स फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, चाहे वो इम्पोर्ट ड्यूटी की फॉर्म में लगा रही है या कस्टम ड्यूटी की फॉर्म में लगा रही है। बाद में हम इनको क्या करते थे, जितने भी एक्सपोर्टर है इनको टैक्स इंसेंटिव्स देते थे, जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक है, ड्यूटी रिप्लेनिशमेंट स्कीम होती थी इनकी, ड्यूटी वेवियर स्कीम होती थी। अब 2-3 साल से गवर्नमेंट को डेफिसिट इंक्रीज होने की वजह से इनके पास आ नहीं रहा, पैसा नहीं आ रहा वापस, इसलिए गवर्नमेंट चाह रही है टैक्स फ्री होगा, ना आप दोगे ना हम आपको वापस देंगे। तो बेसिकली उसको प्रमोट भी हो गया, और गवर्नमेंट ने क्या किया कि पहले आप इनकम आए फिर हम उसको रिफंड करें, तो अपनी कंप्लायंसेस को भी क्या कर लिया, कम कर लिया। तो सर किसान जो है वो बहुत बड़ा स्रोत है इनकम का, तो किसानों के लिए इस बार बजट में क्या कुछ खास किया गया है? फोकस किया है किसानों पे भी, क्योंकि अगर आप देखें चुनावी बजट भी हम इसको कह सकते हैं हाँ जी कि सर, 5 हाँ। स्टेट्स में इलेक्शन है और आगे आने वाले टाइम में भी 2 स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं। तो थोड़ा सा किसान पे भी उन्होंने क्या है फोकस किया कि जैसे वो कह रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी बेस्ड फार्मिंग करेंगे, कि ड्रोन स्टार्टअप्स को दे दिया कि इंडिया में क्या है ड्रोन टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करना है, कि जैसे पेस्टिसाइड्स हम लोग स्प्रे करते हैं वो ड्रोन के थ्रू होगा, अच्छा। इंसेक्टिसाइड्स जो हम करेंगे वो ड्रोन के थ्रू होगा, कि जो यंग हमारा यूथ, क्योंकि इंडिया में 2030 से लेके 2035 वाला जो हमारा पीरियड है इसमें हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो होगा वो यूथ होगा, तो फोकस ऑन द यूथ कि वो तो क्या है टेक्नोलॉजी यूज करेगा हर चीज के अंदर। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या है नाबार्ड के थ्रू लोन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, गवर्नमेंट ने क्या है और भी स्कीम्स क्या है इनके लिए स्टार्ट की हैं। बेसिकली फोकस जो है वो ड्रोन स्टार्टअप्स पे है। तो जैसा कि आपने हमारी चर्चा को सुना, इस चर्चा में ये बताया गया कि जहाँ पर कुछ लोगों को रियायतें भी दी गई, तो कुछ चीज़ें ऐसे हैं जहाँ पर लोगों को निराशा भी हाथ लगी। खैर ये तो इस साल का बजट था, बजट पेश हो चुका है, अब इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जब ये बजट लागू होगा तो इसका लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जहाँ कुछ चीज़ें महंगी हुई हैं वहीं कुछ चीज़ें सस्ती भी हुई हैं, तो अब लोगों के रिएक्शंस को देखने वाली बात होगी।